हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सरित क्लासेस। आज बज गए हैं सुबह के 4 और करने वाले हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। और ये कौन सा लेक्चर है? ये लेक्चर है हमारे क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर नंबर 8। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए ये जो लेक्चर है आपको ये बताएगा कि बारिश कैसे होती है, बारिश होने के लिए किस तरीके की क्या होती है कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे वो क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमिडिटी। अरे भाई, जब तक हवा में नमी नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि कितनी बारिश होगी, कहाँ होगी। तो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आते हैं हम लेंथ एंड ब्रेथ में कवर करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे क्लाउड्स की। और हाँ, याद रखिएगा इसके अंदर टाइप ऑफ क्लाउड कवर नहीं करेंगे, वो जीएस का पार्ट है जो ऑप्शनल है। ऑप्शनल में हम इसकी थ्योरीज देखते हैं। ऑप्शनल में क्या देखते हैं? हम थ्योरीज देखते हैं। ये करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो रेनफॉल होती है कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ रेनफॉल। अगर समय बचा तो यहां पे हम चौथा टॉपिक, क्योंकि हमारे पास टारगेटेड समय है 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे में देखते कितना हम कर पाएंगे। तो हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक देख रहे हैं वो है स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। तो ये मेजर हमारे 4 टॉपिक हैं। इसके क्या करेंगे, बहुत ही लेंथ एंड ब्रेथ में कवर करने वाले हैं। और अगला जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा मॉनसून। मॉनसून के ऊपर सवाल किस तरीके के आते हैं? मॉनसून के ऊपर सवाल आते हैं थ्योरीज के ऊपर, मॉडर्न थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी। कैसे पता चला कि मॉनसून डेवलप कैसे होता है। फिर हमारे जो मोनेक्स एक्सपेडिशन थे, जिसको बोलते हैं मोनेक्स एक्सपेरिमेंट वैसे बोला जाता है उसको, जिसके अंदर हमने पूरी स्टडी की थी कि भाई 1997 और 98 जो 1997 और 1998 का टाइम पीरियड था, उस वक्त क्या होना चाहिए था? सूखा पड़ना चाहिए था। लेकिन इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई, क्यों हुई थी? तो इसको स्टडी करने के लिए रशिया और इंडिया ने मिलकर क्या किया? पूरी स्टडी की। तो पाया क्या गया? ये पाया गया कि भाई इंडिया के मॉनसून के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के गर्म होने का रीज़न नहीं है। यहाँ पे भी अगर एरिया गर्म होता है तो इधर से हवाएं क्या करती हैं? रश करती हैं। इधर से क्या करती हैं? हवाएं रश करती हैं। ये इधर से मतलब यहाँ पे क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है कि नहीं आता? यहाँ से हवाएं रश करती हैं और जैसे ही ये इक्वेटर के पास आते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या होती हैं? इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे क्या बना हुआ है? लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है। कहाँ पे? इंडिया में। बारिश यहाँ पे क्या होती है? एकदम सडन होती है, राइट। तो कौन सी थ्योरी के अंदर क्या डिमेरिट्स थी वो भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन वो अगले लेक्चर के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम इसकी अंदर 2 थ्योरीज आती हैं। एक तो है बर्गन थ्योरी, बादल बनने की जो प्रोसेस है ना, बादल बनते कैसे हैं, इसके पीछे भी कितने 2 थ्योरी हैं। एक तो है बर्गन थ्योरी और दूसरा बताइए कौन सा है? दूसरा है कोलिजन कोलेशन थ्योरी। दूसरा है कोलिजन कोलेशन थ्योरी। मैं सीसीटी अभी लिख रहा हूं, अभी शॉर्ट फॉर्म में, राइट। तो करें अपने आज के काम को स्टार्ट, और जिसके अंदर हम करेंगे ह्यूमिडिटी वाला जो टॉपिक है उसको समझते हैं। ह्यूमिडिटी बेसिकली होती क्या है? देखिए, ह्यूमिडिटी होती है 3 तरीके की। ह्यूमिडिटी अगर आप समझेंगे 3 लेवल पे हम समझेंगे। सबसे पहले ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी को अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें, हवा में नमी। हवा में नमी, तो वो क्या कहलाएगी? ह्यूमिडिटी। क्या इतनी सिंपल इसकी डेफिनेशन होगी? अरे नहीं भाई, हम क्या देखने वाले हैं, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसकी प्रॉपर क्या देखते हैं? एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ताकि क्या हो, हम एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाए। अभी देखिए आने वाले आपके जो लेक्चर्स होंगे ना, तकरीबन 24 से 25 लेक्चर और आएंगे, राइट। 24 से 25 लेक्चर, यानी कि इसके अंदर सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। 2-2, 2.5-2.5 घंटे के लेक्चर मैंने प्लान किए हैं ताकि मैक्सिमम मैं आपका जो सिलेबस का कवरेज कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ये 11 तारीख का जो हमारा टेंटेटिव शेड्यूल है कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए,
ये तो अभी क्या कर रहे हैं, हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या अभी हमारा कोर्स ऑफ तरीका रहेगा पढ़ाई करने का, पहले मैं हर चीज़ों को क्या कर रहा था, गहराई में जाके यहाँ पे लिख रहा था। अब मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली मैं क्या करता जाऊंगा, एक फ्लो डायग्राम बनाते जाऊंगा। आप उस फ्लो डायग्राम को लिखते जाइए। एक बार आप इस लेक्चर को सुनिए और किताब को क्या कीजिए, गो थ्रू कीजिए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बेटी बेसिकली होता है क्या है, ये होती है मॉइस्चर। मॉइस्चर अब या तो कम होगी या ज्यादा होगी या बिल्कुल बराबर होगी, राइट। तो यहां पे जब हम बात करते हैं मॉइस्चर की, तो इससे हमारे को तीन चीजें निकल के आती हुई दिखाई देती हैं। एक होती है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, एक होती है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। नाम से ही पता चल रहा है, मेरी कैपेसिटी है कि मैं 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ा सकता हूं। ये क्या हुई, कैपेसिटी हुई। फिर उसके बाद होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। फिर उसके बाद क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देखते हैं इसको भी क्या होता है। ये तीन तरीके की ह्यूमिडिटी की हमने बात की थी, ये वही काम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और इतना ध्यान रखिएगा, इसको हम हमेशा क्या करते हैं, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर क्या करते हैं, कैलकुलेट करके बताते हैं, कंप्लीट। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, इसका मतलब जितनी ज़्यादा हीट होगी, मतलब हीट की नहीं, इसको कंपैरिजन करते हैं टेम्परेचर से। ह्यूमिडिटी यहाँ पे H लिख रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगी, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, देखिए जो ह्यूमिडिटी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये क्या होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हवा क्या होती है, एक्सपैंड होती है। यानी कि उसकी कैपेसिटी अपने साथ मॉइस्चर को कैरी करने की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन एक ये लिमिट तक ही पॉसिबल है, राइट। तो ये ऐसी कौन सी लिमिट है जहां तक ये पॉसिबल है, इसको आगे हम देखते हैं। लेकिन अब तीसरे टाइप की जो क्या आती है ह्यूमिडिटी, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक मिनट रुकिए, पैर पे कुछ काट रहा है। क्या देख रहे थे हम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने बिल्कुल सिंपल से शब्दों के अंदर तीन चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी। एक है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, फिर है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, उसके बाद आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर हम यहाँ पे बात करें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अभी मैंने बोला जो टेम्परेचर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसको फिर हम इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखना पड़ेगा हमें, राइट। अब अगर आप यहां पे देखें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिंपल शब्दों में होती क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहां तक कितना लिख लिया, मल्टीप्लाई में 100। फॉर्मूले पे मत जाइए, फॉर्मूले पे मत जाइए, बस आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए कि इसके अंदर क्या लिखा है। इसके अंदर ये लिखा है जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि RH कितनी हो जाएगी, 100%। अब ये 100% क्या होती है, हवा के अंदर जितना पानी आ सकता था, यानी कि जितनी वो एक्सपैंड हो सकती थी वो हो चुकी है। तो जैसे ही हवा पूरी एक्सपैंड हो चुकी है और किस लेवल पे आ चुकी है, अपने 100% पे आ चुकी है, और इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड एयर। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड एयर। अब देखिए सैचुरेटेड एयर क्या होती है, इसकी जो कैपेसिटी है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आता है सुपर सैचुरेटेड एयर। ये भी एक कंसेप्ट आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें होता क्या है कि जब हवा और आगे फर्दर मूव नहीं कर सकती, तो उसके पास जो मॉइस्चर होती है नीचे आए, या तो वो ओस के तौर पे आपको दिखाई देगी या फिर बारिश के तौर पे दिखाई देगी। डिपेंड करता है कि कौन से प्रोसेस वो ऊपर फॉलो कर रही है, ठीक है। सैचुरेटेड एयर की बात कर रहे हैं। अब देखिए जब ये सैचुरेटेड एयर क्या करती है, किसी भी चीज़ से टकराती है तो वो अपने मॉइस्चर को क्या करती है, वहीं पे ही छोड़ देती है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, एट सर्टेन टेम्परेचर, ये सर्टेन टेम्परेचर यानी कि मैं नाइट की बात कर रहा हूँ,
जो सर्टेन टेम्परेचर उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर होता है जहां पे जो हवा है क्या करती है, अपनी 100% की जो कैपेसिटी है ना वहां तक क्या कर लेती है, अचीव कर लेती है। तो ये क्या किया है मैंने, पूरे एक 2-4 पेजों के नोट्स होते हैं उनको क्या कर दिया यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, 1 बाय 1 इनकी डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं, पूरा डेप्थ में जाते हैं। सबसे पहले देखिए एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं सर आपने तो बोला 3 टाइप की होती है, ये एक और तरीके की हो गई। अरे यही ये वाली है ना, इसी को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इनिशियल फेजेस में हम इंट्रोडक्टरी तौर जो होता है ना वो लेके चल रहे हैं। ATM H यानी कि ह्यूमिडिटी। अब ये होता क्या है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, जो वाटर वेपर कंटेन्ड होते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे और किसी पर्टिकुलर जगह पे, ये क्या कहलाती है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। थोड़े से और सिंपल शब्दों में, ये जो मेरा स्टूडियो है इसके अंदर जो हवा है, इस हवा के अंदर एक अभी मतलब ये रूम है, ये स्टूडियो है, इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है अभी। अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर क्या है, जो हवा कंटेन्ड है उसके अंदर कुछ वाटर वेपर्स हैं और एक पर्टिकुलर जगह पे है। तो यहाँ पे जब हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले खुद हवा आती है, राइट, उसके बाद आता है टेम्परेचर आता है, और टेम्परेचर भी एक स्पेसिफिक, एक सर्टेन टेम्परेचर आता है, और उसके अंदर तीसरी जो चीज़ आती है एक सर्टेन प्लेस आती है। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, ह्यूमिडिटी, और वो भी कौन से, एटमॉस्फेरिक। यहाँ पे देखिए हमने ये जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें क्यों ली हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसकी जो कैपेसिटी है बढ़ेगी, और जो लोकेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए जो प्लेस है, 2 तरीके के मैं लेके चल रहा हूँ। एक तो पोल जहाँ पे क्या है, बिल्कुल ठंड है, हवा वहाँ पे एक्सपेंड कर ही नहीं सकती, हवा वहाँ पे एक्सपेंड नहीं कर सकती। तो एक अलग से मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पे मॉइस्चर का एनवेलप बनता है, और कितनी हाइट तक आपको जो बादल है उसकी लेयर दिखाई जाएगी। उसके अंदर चाहे फॉग हो सकते हैं, मतलब जो धुंध होती है ना, धुंध, रेन, क्लाउड, ये सारे फिर इसके अंदर आपको दिखाई देंगे, राइट। इसी की दूसरा है फिर जो लोकेशन हम यहाँ के लेके चल रहे हैं, इक्वेटोरियल। अब ये इक्वेटोरियल वाली लोकेशन में आपको क्या दिखाई देगा, जो क्लाउड है बहुत ऊपर तक जा रहे हैं। क्यों, टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ का। तो अब हम क्या करें, जो अभी हमने यहाँ पे बात की है इसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम यहाँ पे बनाई, तो किस तरीके का बनेगा, ये हमने क्या किया, अर्थ को डिपिक्ट करते हुए एक सर्कुलर क्या किया, मास बनाया है। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, ये जो सेंटर से लाइन जा रही है इसको हम बोल रहे हैं इक्वेटर। इसके बाद ये जो लाइन जा रही है इसको हम सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, राइट। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जहां पे फ्रंट्स बनते हैं, ये वाली हमने लाइन को बनाया है। यहाँ पे किस तरीके की बारिश होगी, देखिए ये जो हमने डायग्राम डेवलप किया है, और ये यहाँ पे हम डायग्राम जो डेवलप कर रहे हैं कंटिन्यू, ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं पहले वो समझ लीजिए साथ के साथ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बारिश है, बारिश हो या फिर इवेपोरेशन किस तरीके की होगी, और वो एटमॉस्फेयर में किस हाइट तक जाएगा, राइट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको गहराई में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया है 30 डिग्री, अगेन ये 30 डिग्री, नॉर्थ साउथ आप देख लीजिएगा, ऊपर का नॉर्थ हो जाता है हमेशा, और ऑटोमेटिकली नीचे वाला कौन सा होता है, साउथ हो जाता है। ये हो गया 60 डिग्री, अगेन नॉर्थ, ये है 30 डिग्री साउथ, एंड ये हो जाता है 60 डिग्री साउथ। इसके बाद देखिए हमारा मेन एजेंडा ये देखना नहीं था कहाँ पे 30 डिग्री है, कहाँ पे 40 डिग्री है। हमारा मेन एजेंडा क्या है, हम तो ये देखने में इंटरेस्टेड है कि भाई जो यहाँ पे एनवलप बन रहा है, किसका एनवलप, गिफ्ट का, अरे नहीं गिफ्ट का नहीं, यहाँ पे एनवलप जो बन रहा है किस चीज़ का, जो यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपैंड हो रही है टेम्परेचर की वजह से। तो हमें ये देखने में इंटरेस्ट था। तो अब आपको देखिए क्या देखने को मिल रहा है, इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है,
तो माउंट देखिए कितना बड़ा है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, बारिश भी बना ही लेते हैं, किस तरीके की बारिश होगी। तो हमने ये देखा था जो इक्वेटर होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके के क्या होते हैं, बादल बनते हैं। यस और नो? देखिए कितनी लाउडली बच्चे कह रहे हैं यस सर, ये देखा है हमने। तो ये किस तरीके के बादल है, ये क्यूमुलिम्बस टाइप ऑफ क्लाउड है और जिनकी हाइट 8 से 10 किलोमीटर की होती है। अरे ग्राउंड से तो ये 1.5-2 किलोमीटर ऊपर होते हैं और इनकी खुद की हाइट कितनी होती है, 8 से 10, और इसके ऊपर 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर क्या होती है, हवाएं और होती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे कितनी हो गई, 15 से 16 किलोमीटर ये वेरी करती है। और ये है इक्वेटोरियल रीजन। जैसे 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 आप कहाँ जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप जाएंगे कहाँ पे, इस एरिया तक, ये हो जाएगी कम, 8 से 9 किलोमीटर का, यानी कि जो क्यूमुलिम्बस का जो साइज है उसके बराबर, तो ये पूरी जो ट्रोपोस्फीयर है उतनी ही बन के रह जाएगी। और अब हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जो फ्रंटल एरिया है, जो फ्रंटल एरिया है वहाँ पे क्या होगा। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हम फ्रंट बनाते हैं तो हम किस तरीके से उसको ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से बना के डिपिक्ट किया जाता है फ्रंट को। और यहाँ पे इस तरीके से दोनों साइड में हम बादल बनाते हैं जो कि डिपिक्ट करवाता है यहाँ पे क्या बन रहे हैं, फ्रंट। और अभी मैं आपको बारिश भी लिखवा देता हूँ कि कहाँ पे किस तरीके की बारिश होती है। अभी तो आपको बिल्कुल वेल नोन है, चीज़ें एकदम समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। ये आपके क्लाउड्स हैं, चिंता मत कीजिए। टाइप ऑफ क्लाउड जैसे कि क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलोस्ट्रेटस क्लाउड, ये क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ही आसान है, पता चल जाएगा आपको जब हम क्या करेंगे, जीएस के अंदर करेंगे। क्योंकि देखिए हमारे को क्या नहीं करना, हौच पौच नहीं करना है, लेक्चर्स फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंप्लीफाई में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले हम जो टॉप है उसी को ही देख लेते हैं, किस तरीके की यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी। इसको बोलते हैं फ्रंटल, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। जहां मैं पी लिख रहा हूं प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश है। ये तो फ्रंट हो गई। और यहां पे क्या होती है, हवा नीचे आती है, तो किस तरीके की होगी, सबसिडेंस। और यहां पे क्या होती है, इवेपोरेशन, सबसिडेंस, राइट, और इवेपोरेशन। और इन दोनों पे क्या होगी, कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन। कन्वेक्शनल का मतलब ये होता है हवा गर्मी की वजह से ऊपर जा रही है और फिर जो बारिश होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाता है। तो ये हो जाएगी कन्वेक्शनल रेनफॉल। राइट, इसके बाद आता है 30। अगेन जो यहां पे लिखा है यहां पे आ जाएगा, यहां नहीं, यहां पे तो ऑलरेडी कन्वेक्शनल रेनफॉल है, ये इधर आ जाएगा। ओके, इसके बाद जो यहां पे मैं यहां पे फिर लिख देता हूं FP और ये हो जाएगा SE। आप अपना डायग्राम कर लीजिए पूरा डेवलप, मैं बस इसके अंदर थोड़ी सी शेडिंग कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से बना पाएं। तो ये होता है हवा का जो पैक होता है ना, हर लैटिट्यूड पे किस तरीके से वेरी करता है। यहाँ से इस जो डायग्राम से आपको क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है और समझ आ रही है आपको। बना लिया? अरे नहीं बनाया तो वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, अपने कार्य को थोड़ा सा अब कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चाहें तो आप एक सवाल लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कभी आपसे ये सवाल आ जाता है, कोई पूछता है कि भाई जो ह्यूमिडिटी, अच्छा आपको फिर ये भी तो पता होना चाहिए सवाल आते किस तरीके के। चलिए आप फिर लिख ही लीजिए, एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं ये अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी गहराई में जाके देखेंगे हर एक टॉपिक को। एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, फुल स्टॉप। कंपेयर स्पेसिफिक and relative humidity. Compare the specific and relative humidity. हो गया, यानी कि सबसे पहले आपसे क्या पूछा, पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ये एक सवाल आपसे 6 सवालों की डिमांड कर रहा है एक ही सवाल के अंदर। ये मैक्स टू मैक्स आपको 20 नंबर का ये सवाल मिलेगा। यहां तक लिख लिया आपने,
कंपेयर स्पेसिफिक एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कॉमा जो बोलते हैं ना हम क्वेश्चन मार्क वाला लगाते हैं वो करना है। उसके बाद आप लिखिए एनालाइज व्हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। एनालाइज व्हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब ये जो बात आ रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जिनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, इसका पूरा जो है ना कंटेंट, आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, क्या आने चाहिए, सारे यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, लिख लिया आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर तक। इन एक्सप्लेनिंग द टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी, इन एक्सप्लेनिंग द टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी, लिख लिया। चलिए, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर कैसे करते हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो जब हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, तीन तरीके से मेजर करते हैं। एक तो ह्यूमिडिटी मतलब जो हवा है वो कितनी कैपेसिटी अपने पास क्या कर सकती है, किस कैपेसिटी के साथ एक्सपेंड कर सकती है। तो जो अभी हमने क्या किया था, इससे पहले जो डायग्राम बना रखा था ना, जिसके अंदर हमने तीन अलग अलग ब्रांचेस को क्या किया था, निकाल के आपको बताया था कि इस तरीके से हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे जो पहला पॉइंट है वो है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, जिससे हम मेजर करते हैं, वो देखते हैं। देखिए, जो ह्यूमिडिटी होती है, और वो भी कौन सी बात कर रहे हैं हम, कैपेसिटी की, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी के अंदर। और वो भी देखिए किस तरीके से ये रोल प्ले करेगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे आप अगर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सो होगा क्या, होगा ये कि जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होती है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और फिर ये डायरेक्टली क्या कर रही है, इंपैक्ट डाल रही है किसके ऊपर, स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी के ऊपर। अब होती क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब यहां पे होती है ड्राई कंडीशन, और इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है वेट कंडीशन। वेट कंडीशन यानी कि यहाँ पे क्या होती है, रेन होती है। और हम कभी भी एग्जाम में रेन नहीं लिखते, इसकी जगह हम लिखते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश। बात वही है, लेकिन हम ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने जो टॉपिक्स हैं उनको लिखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि हाँ, जो डिफरेंस होता है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी और एक्चुअल ह्यूमिडिटी, दोबारा से सुनिए, जो डिफरेंस होता है मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी और एक्चुअल जो ह्यूमिडिटी है, यानी मैं एक्चुअली पढ़ा रहा हूं आपको 2 घंटे पर डे के हिसाब से, लेकिन मैं आपको पढ़ा सकता हूं 10 घंटे पर डे। क्या आ रहा है, इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है। इसी डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, सैचुरेशन डेफिसिट। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेशन डेफिसिट। डेफिसिट जो भी जहां पे लिखते हैं, जिसके साथ भी आता है वो क्या होती है, उसको पर्टिकुलर वैल्यू में कम होता है। दोबारा से बता देता हूं, सैचुरेशन डेफिसिट का मतलब क्या होता है, मैं कितना आपको पढ़ा सकता हूं और मैं आपको कितना पढ़ा रहा हूं, दोनों के बीच में क्या है, गैप है। ये जो गैप है क्या कहलाता है, सैचुरेशन डेफिसिट कहलाता है। डन। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने एक याद हो तो लास्ट जो पॉइंट था उसके अंदर हम क्या लेके चल रहे थे, एक हमने लिखा था जो था ड्यू पॉइंट। अब ये ड्यू पॉइंट क्या होता है, देखिए ड्यू पॉइंट वो होता है जहां पे हवा क्या करती है, सैचुरेट होना स्टार्ट कर देती है।
हवा क्या होती है, सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हवा और फर्दर एक्सपैंड नहीं हो सकती। ठीक है, यहां पे हम और क्या क्या, एक मिनट रुक जाओ भाई, कुछ मेहमान आए थे अभी मिलने के लिए काफी दिन बाद। तो हमने क्या देखा, ड्यू पॉइंट वो होता है जहां पे हवा क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, ऐसे लिख दिया मैंने। और फिर यहां पे क्या स्टार्ट हो जाती है, कंडेंसेशन। बताइए क्या स्टार्ट हो जाती है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ये कंडेंसेशन किसके ऊपर होगी, जहां पे कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होगा, जहां पे क्या होगा, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। यहां पे मैं सी लिख देता हूं, सी का मतलब यही कंडेंसेशन है, और न्यूक्लियाई मतलब या तो एरोसोल पाए जाएंगे वहां पे, या तो डस्ट पार्टिकल पाए जाएंगे, राइट। तो ये सिंपल से 2 पॉइंट थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जब आप अपने एग्जाम को लिखेंगे, आप चाहें तो इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। जब आप ह्यूमिडिटी की बात करें ना, तो आप इसको मेंशन कीजिएगा, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। चलिए आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम थोड़े से इसके अंदर कंसेप्ट को और इलैबोरेट करते हैं। देखिए इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हवा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हवा की इंक्रीज होती जा रही है, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया। और फिर जब हम बात करते हैं कहाँ, कौन से लैटिट्यूड की, याद कीजिए हमने ये एक डायग्राम बनाया था इस तरीके का। तो हमने क्या देखा था कि जो लोअर लैटिट्यूड है, यानी कि इसकी बात की जा रही है, वहां पे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। लोअर लैटिट्यूड यानी यहां पे क्या है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा है। ये मैक्सिमम है, या फिर आप यहां पे मोर लिख लीजिए। तो अब ये हुई कैसे, ये इसलिए हो पाए क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। क्योंकि देखिए डायरेक्टली कोरिलेशन है किसका, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का। तो ये 3-4 पॉइंट है, जब भी आप ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की क्या करें, बात करें, तो आपको ये सारे लिखने होते हैं। सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का डायरेक्ट कोरिलेशन है किसके बीच में, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का। टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बढ़ेगी। उसके बाद ये जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो इंपैक्ट डालती है स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी को। ये मैंने फिर बता दिया, ड्राई जो कंडीशन होती है वो होती है स्टेबल, इनस्टेबल होती है वेट, जिसमें रेन प्रेसिपिटेशन आती है। फिर ये 2 पॉइंट आपको बताया मैंने कि सैचुरेशन डेफिसिट क्या होता है। सैचुरेशन डेफिसिट वो होता है जितना मैं पढ़ सकता हूं और जितना मैं अभी पढ़ रहा हूं, दोनों के बीच का गैप क्या हो गया, सैचुरेशन डेफिसिट। उसके बाद आता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट होता है क्या बताया था, हाँ, वो पॉइंट जिसके ऊपर जो हवा क्या हो, सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाए। और सैचुरेशन के बाद क्या करेगी, गरबा करेगी वहां पे, नहीं, वहां पे एरोसोल होंगे, उसके ऊपर क्या हो गया, आप जमना स्टार्ट कर देगी और बादल का रूप ले लेगी। अब भी बारिश नहीं होगी, ये याद रखिए, अब भी बारिश नहीं होगी, सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है। तो बारिश होने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं। इसके बाद ये समझ में आ गया ना, इसके बाद का जो टॉपिक है वो बड़े मजेदार है, वो आपको समझ में आ जाएगा, वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नाम से क्लियर है। ये आज बोर्ड के ऊपर, पता नहीं कल बच्चे इसके ऊपर कुछ लिख रहे थे तो उनके हाथ के निशान छपे हुए हैं। चलिए दोबारा से साफ करवा देंगे इसे। अच्छा, तो अभी जो हमारा टॉपिक है, अच्छा ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का तो हो गया है, अब हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का। समझ में आ गया आपको ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का टॉपिक? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल सा है भाई। एक बार बस क्लास में आप क्या करें, ध्यान से देखते जाइए, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, नाम से बताइए क्या समझ में आ रहा है, नाम से बताइए क्या समझ में आ रहा है। जो वेट होता है किसका, वाटर वेपर का। देखिए यहां पे हम क्या लेके चल रहे हैं, वाटर वेपर का कितना वजन है किसके अंदर, हवा के अंदर, उसी को ही रेफर किया जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यानी कितना वो कैरी कर सकती है, वो तो उसकी कैपेसिटी है, कितना वो कैरी कर रही है वो क्या है, उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो हमने क्या बोला कि वेट
ऑफ वाटर वेपर, यानी कि हम जो वाटर वेपर हैं उसके वेट की बात कर रहे हैं। और ये जो वाटर वेपर हैं कहाँ पे हैं, ये हवा के अंदर है, एयर के अंदर है। इसी के वजन की जब हम बात करते हैं वो कहलाती है इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसे एक्सप्रेस किया जाता है हमेशा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है। यही है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, या फिर इसको दूसरे टर्म में अगर देखें तो क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। बस ये है कि उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, नीचे मास लेते हैं किसका, एयर का। तो इतनी डिटेल में अभी क्या कर रहे हैं हम नहीं जाके देख रहे हैं, लेकिन एक मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूं कि अगर हम एक पूरे लैटिट्यूड के ऊपर देखते हैं किस तरीके की आपको ये देखने को मिलती है। तो हमने क्या किया है, इस तरीके से एक चार्ट बनाया है, और इस चार्ट के अंदर हमने क्या किया है, जो अर्थ है यहाँ पे हमने ले लिया 0 डिग्री, 20, अगेन 20। तो ये वाला कौन सा आ जाएगा आपका, नॉर्थ, उस तरफ वाला हो जाएगा साउथ। तो आप क्या कीजिएगा, साथ के साथ लिखते जाइएगा 40, 60, ओके। तो लास्ट में ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी कि पोल। 40, 60 और ये हो गया 90 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब देखिए इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जो ऊपर वाला जो पोर्शन जा रहा है ये है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वाला। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ओके। ये क्या है, लैटिट्यूड्स है। और किस तरीके से हम यहाँ पे कौन से लेवल पे देख रहे हैं लैटिट्यूड, यहाँ पे हम बनाने जो जा रहे हैं वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का। जैसे जैसे हम यहाँ पे आएंगे ना इक्वेटर के पास, एक स्पेसिफिक जो ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये आप इस तरीके से ऐसे लिख लीजिएगा, ये लैटिट्यूड है। तो यहाँ पे हम 23 डिग्री एंड हाफ है उसके ऊपर इसको बनाते हैं। डायग्राम हमारा तकरीबन हो गया है। ये इस तरीके से आपको बनाना है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमने सिंपल सा क्या देखा था, इसका फॉर्मूला जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट मतलब वो एट प्रेजेंट है कितनी है, आप उसका वजन कर लीजिए किसके अंदर, हवा के अंदर। और किसका वजन कर रहे हैं हम, वाटर वेपर का वजन कर रहे हैं। तो ये हो गया कौन सा पार्ट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मैंने क्या बताया था, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन होगा, ये होता है रेशियो किसका, जो क्या नाम है, वाटर वेपर है, हवा के अंदर जो वाटर वेपर है उसका रेशियो होता है, और प्लस में जो एयर होल्ड कर पा रही है। ठीक है, समझ में आया, दोबारा से बताता हूं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहां पे कितना वो होल्ड कर सकती है और कितना वो होल्ड कर पा रही है, उसी का रेशियो होता है। यानी सबसे ऊपर आएगी आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, कितनी अभी है, उसके अपॉन क्या आएगी, कितना वो कर सकती है। यही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ये एक्सप्रेस किस में किया जाता है, ये हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज की फॉर्म में। क्यों, यहाँ पे हम 100 से क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू क्रिएट करके निकाल रहे हैं। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सब ये जो नीचे है ये है होल्डिंग कैपेसिटी। ये जो है ना, ये क्या दिखा रहा है, होल्डिंग कैपेसिटी किसकी, वाटर वेपर की।
ऑलराइट, यहाँ पे हमारा जो मेजर चंक है वो हो रहा है कंप्लीट। और इसके अंदर अगर आप देखें तो किस तरीके का आपका डायग्राम बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ये क्या है, एक एयर पार्सल है। हर अलग अलग हाइट पे जो एयर पार्सल की जो कैपेसिटी है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। ये एयर पार्सल कहाँ पे है, ग्राउंड के पास है। ये वाला जो एयर पार्सल है कहाँ पे है, 1 किलोमीटर की हाइट के ऊपर है। ये हो गई 1 किलोमीटर की हाइट। और ये जो एयर पार्सल है ये कहाँ पे है, 2 किलोमीटर की हाइट पे। तो अब इसके अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं, इसके अंदर चेंजेस ये आ रहे हैं, यहाँ पे जब ग्राउंड पे है तो इसने कितना जितना वो कर सकता है उसका 50% इसने क्या किया हुआ है, एक्वायर किया हुआ है। यानी कि एब्सोल्यूट कितना है, 50। कितनी कैपेसिटी और है इसकी, 50 और गेन करने की कैपेसिटी है। यानी कि फुल कैपेसिटी से अभी भी 50% दूर है। यहाँ पे पहुँचते इसके अंदर कितनी कैपेसिटी आती है, मतलब जो एब्सोल्यूट अमाउंट कितनी है इसकी, 80। फिर जब ये पहुँचता है कहाँ पे, 2 किलोमीटर की हाइट पे, तो इसके पास जो लिमिट थी उस लिमिट तक ये पहुँच चुका है। यानी कि अब ये हो चुका है सैचुरेशन पॉइंट। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। इसी को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। और यहाँ पे चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये जो अब एयर पार्सल है क्या हो चुका है, सैचुरेटेड एयर का पार्सल हो चुका है। दोबारा से बताता हूं, अब ये हुआ क्या है, हुआ ये है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है हवा ऊपर की तरफ क्या हो रही है, मूव हो रही है। और हवा ऊपर मूव तभी हो सकती है जो इसकी एग्जिस्टेंट जो कैपेसिटी है, मतलब जो इसका वॉल्यूम है वो एक्सपैंड करे। वॉल्यूम जैसे ही एक्सपैंड हुआ, इसने 30% ह्यूमिडिटी को क्या किया, अपने अंदर और एक्वायर कर लिया। और एक्सपैंड हुआ तो इसने 20% और एक्वायर कर लिया। अब इससे ज़्यादा ऊपर हवा क्या होगी, नहीं जाएगी। इसलिए आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ जो मॉनसून वाले बादल होते हैं उनके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा हाइट पे नहीं मिलेंगे, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बस ये हाइट होती है। ऑलराइट, तो ये डायग्राम आप क्या कीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भाई जो जोनल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, वो हम देखते हैं। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट जो मेन जो टॉपिक रहेगा वो है जोनल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जोनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम किस चीज का देख रहे हैं, ये हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसकी देख रहे हैं, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बना लिया आपने डायग्राम। चलिए, कोई सवाल है यहां तक, मैं एक बार देख लेता हूं आपने क्या क्या सवाल पूछे हैं। ओके, आपका सवाल ये कवर हो चुका है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिक और, देखिए स्पेसिफिक और एब्सोल्यूट एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। क्या लिखा आपने, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी वही है जो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप एटमॉस्फेरिक लिख रहे हैं 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो लोकेशन, दूसरा टेम्परेचर। और ये भी सर्टेन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम आपने रैंडमली कोई भी लोकेशन आपने पिक किया, जो भी आप लिखेंगे ऐसा नहीं है पोलर लिख रहे हैं और वहाँ पे हाई टेम्परेचर लिख रहे हैं, कम्बिनेशन गलत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ओके ये भी हो गया। तो चलिए अपने फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे जोनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पे टेकर किए जा चुके हैं। ओके, इसके बाद देखिए जो जोनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। और ये डिटरमाइन कैसे होगा, ये लैटिट्यूड्स के हिसाब से डिटरमाइन होता है। ये बनाया था हमने किस तरीके का डायग्राम, इस तरीके से हमने बनाया था, बताइए यस और नो। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बनाया था, ये बनाया था डायग्राम। इसके अंदर देखिए जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे हाई प्रेशर होने के बावजूद भी वहाँ पे, एक मिनट रुकिए, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है वहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, मैंने शायद प्रेशर बोल दिया था ना, हाँ हाई टेम्परेचर है और वहाँ पे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। कुछ समझ में आया क्या मतलब हुआ? हमने ये देखा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हमने क्या देखा था, अभी एक
रिलेशनशिप देखा था किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में। ये क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। और इक्वेटर के पास हमने क्या देखा भाई, टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो इक्वेटोरियल आपकी लो प्रेशर बेल्ट है, यानी कि इस एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों भाई, वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्शनल करंट, सीसी की फुल फॉर्म है कन्वेक्शनल करंट। यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट होता क्या है, ये पानी की वाटर बॉडी है, ये गर्म होता गया ऊपर पहुँच गया, यहाँ पे क्या हो चुकी है, ठंडा हो चुका है, जो वाटर साइकिल ऊपर गया था। और आफ्टरनून होते होते यानी 4 बजे तक होते होते क्या हो जाती है, यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता तो है लेकिन वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, यानी कि एवरीडे रेनफॉल फिनोमिना होता है। 4 बजे बारिश हो जाती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पीड से होती है, थंडरस्टॉर्म आते हैं यहाँ पे, राइट। 20 to 25 मिनट में बारिश हो जाती है और जितनी भी यहाँ पे हीट जनरेट होती है वो क्या होती है, लेवल डाउन हो जाती है। इसलिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा मिलेगी। समझ में आ गया कंसेप्ट। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम क्या करें कि डायग्राम के तौर पे क्या बनाएं, डिपिक्ट करके आपको बनाए, तो किस तरीके का आपको ये बन के दिखाई देगा, अलग अलग जोन के ऊपर किस तरीके से लेवल डाउन होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पूरे बोर्ड की आवश्यकता है। तो इसको क्या कर रहे हैं, हम इरेज कर रहे हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अच्छा, ये मेरा ही हाथ लग रहा है भाई, बच्चों के हाथ नहीं है, क्योंकि अभी मैं ऐसे हाथ रख के साफ कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा ही हाथ लग रहा है। तो इसको साइड में रखते हैं हाथ को। अभी हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि भाई जहाँ पे हम जो रूल लगा रहे हैं यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का, वो काम करता है। लेकिन एक छोटे से टाइम पीरियड की विंडो में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं भाई, जो हमने यहाँ पे रूल स्टैब्लिश किया है वो रूल क्या है, वो पूरा फॉलो नहीं हो पा रहा है। डन, बना लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए अगर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में जाके बताऊं, यहाँ पे जो जीरोफाइटिक वेजिटेशन है वो कहाँ पे मिलेगी, वो ड्राई जोन के अंदर आपको दिखाई देगी, यानी कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे आपको कैसी मिलेगी, जीरोफाइटिक कंडीशन में मिलेगी। और 50 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर आप देखेंगे वहाँ पे क्या होगा, ये फर्दर इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है डिक्रीज होती जाती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 to 80% तक पहुँच जाती है 50 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर। क्यों, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अब हम क्या जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम में आपको डिपिक्ट करके बता रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ सीजनल क्या होती है, वेरिएशन होती है, वो देखेंगे। ये तो आपका जोनल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मैं बना के आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ से हम 90 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर में अभी 10 से स्टार्ट करेंगे, राइट। सेंटर में अब करते हैं 10 से स्टार्ट। $90 भाई, हर जगह ना डिग्री लगा लीजिएगा, अगर कहीं पर मैं ना लगाऊं तो आप देख लीजिएगा। 20, 40, हमें थोड़ा सा काम करना है, जल्दी जल्दी करना है, तो इसलिए मैं इस तरीके से 20 की मार्किंग लेके चल रहा हूँ। 20, 40, 60, 80, हर जगह डिग्री लगा लीजिएगा। ये नॉर्थ है और इस तरफ ये साउथ आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, नैरो डाउन करना है एक एक एरिया को। ये 66 वाला एरिया है ना, ये उसके ऊपर का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे हम कौन सा एरिया लेके चल रहे हैं, जो 23.5 वाला एरिया है, ये 23.5 का एरिया है एज इट इज़। ये यहाँ पे 23.5 का एरिया है, ठीक है। एग्जैक्ट मेजरमेंट में मत जाइएगा कि सर वो तो 30 के नियर बाय, इतना नहीं हमें गौर करना है। हमें बेसिकली क्या बनाना है, जो जोनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके ऊपर हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होती है, जो हवा मॉइस्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे वो इधर आएगी, इस क्वाड्रेंट में आएगी, हवा क्या होती जाएगी, ड्राई होती जाएगी। तो हमें यही बनाना है,
नीचे आते हुए हवा क्या करनी है, ड्राई करते हुए दिखानी है। यहाँ पे हवा हो चुकी है ड्राई, लेकिन जैसे जैसे ये होगी इधर हवा क्या होती जाएगी, अगेन मॉइस्ट होती जाएगी। लेकिन आपको ये मॉइस्चर का लेवल ना इस लेवल से ऊपर लेके जाना है, राइट। यहाँ पे हवा क्या है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड है। फिर जैसे आप इधर आएंगे ये अगेन क्या हो चुका है, दोनों का लेवल क्या रखना है, बराबर रखना है। एक बार मैं देख लूँ मेरा बराबर आ रहा है कि हाँ, मेरा तकरीबन इक्वल है। तो यहाँ पे जब आप दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, एकदम ड्राई एरिया होगा, राइट। इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं, ये हो गया ड्राई। इसके बाद जो यहां पे आप एरिया देखेंगे, मॉइस्चर हो चुकी है यहां पे, ये बनता है आपका जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, ये जो एरिया है ये एरिया है मॉइस्ट जोन, यानी कि यहां पे मैंने मार्किंग नहीं किया, ये भी बता देता हूं ये क्या है, ये परसेंटेज है, राइट। यहां पे 50 से स्टार्ट करके हम 90 तक जा रहे हैं, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये है आपका मॉइस्ट मतलब यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, यानी कि ये जोन है आपका मॉइस्ट जोन, ये है ड्राई जोन। हवा सूखी हो जाती है यहाँ पे, किस लिए, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये हो जाता है कौन सा है जोन, हाँ, वेरी ह्यूमिड जोन। नेक्स्ट बताइए ये कौन सा जोन है, अगेन ड्राई जोन। ये वाला कौन सा जोन है, MZ लिख रहा हूं, यानी मॉइस्चर जोन। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले, मैं उसको यहाँ पे प्रिपेयर कर लेता हूं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सीजनल। सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये ही है, इसलिए हम इसको हर एक एंगल से देख रहे हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव से हमें पता नहीं चलता कि बारिश होगी या नहीं होगी, रिलेटिव से ही हमें पता चलता है। यानी हम कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हमारा लाइफ का जो स्टेटस है वो कितना बढ़िया है, हमारे रिलेटिव ही हमें आके बताते हैं, रिलेटिव या फिर हमारे नेबरहुड में। चले फिर अपने काम को स्टार्ट करें। कभी कभी ऐसे थॉट आ जाते हैं दिमाग में पढ़ाते पढ़ाते। अब जो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये हम देख रहे हैं जो ट्रॉपिकल रीजन है, यानी कि ये ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का जो एरिया है, यहाँ पे हम जो एरिया देखते हैं इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। लिख देता हूं मैं। तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो स्लाइटली हाइयर होती है, कब, समर में, कंपेरेटिव टू विंटर। टेंशन मत लीजिए, इसका एक बार डायग्राम मैं आपको शो कर दूंगा, वहां से आपका काम डन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस बेल्ट से बाहर जाएंगे, यानी कि 30 से 90 डिग्री पे जाएंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रेटर होती है विंटर में, राइट। तो यहाँ पे हमने दो बेल्ट लिए, एक तो ट्रॉपिकल ले लिया, फिर हमने बाकी का जो एरिया है पूरा 60 से 60 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ तक, इसके अंदर हमने क्या लिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी समर में ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आप मत भूलिएगा, वो है कंपैरेटिवली विंटर के। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें 30 से 90 के बीच में, विंटर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अब ऐसा क्यों, वह ऐसा इसलिए क्योंकि समर के अंदर रेनफॉल ज़्यादा रिसीव होती है, समर के अंदर रेनफॉल ज़्यादा रिसीव होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि जो आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो कैसे सकती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो कैसे सकती है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो हिसाब से हमने क्या देखा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के, तो वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है, राइट। यहाँ तक बताइए, कोई आपको समस्या, कोई डाउट। देखिए अब ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे किस काम की है, सिग्निफिकेंस तो हमें पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ये है, जो मीटेरोलॉजिस्ट हैं और जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं
उनको एक पैरामीटर मिलता है जिससे वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी। आप इस तरीके से चाहें तो एक सिग्निफिकेंस का इस तरीके से पॉइंट बनाइए, उसमें से लिख लीजिए। अब ये हेल्पफुल होती है मीटेरोलॉजिस्ट और क्लाइमेटोलॉजिस्ट को एक पैरामीटर सेट करने के लिए जिससे वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी। अपनी लैंग्वेज में आप क्या करें, इसे बना के लिखिए, क्योंकि देखिए मैंने जैसा पाया है हम यहाँ पे डिक्टेशन प्रोवाइड तो करते हैं लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसको ही याद करने की कोशिश करते हैं। बेटा नंबर नहीं आएंगे, ओरिजिनलिटी नहीं आएगी। यूपीएससी हमेशा आपके जो ओरिजिनलिटी है ना, मतलब जो आपके ओरिजिनल शब्द हैं, आपके जो, आपको एक बात बताऊँ, ग्रामरली को आप इंस्टॉल कीजिएगा, कभी आप उस पर टाइप कीजिएगा कुछ भी जैसा आपके दिमाग में आ रहा है, ग्रामरली खुद ब खुद बता देगा कि आपके जो शब्द हैं ये किस तरीके की टोन दे रहे हैं, प्रोफेशनल है, कोलैबोरेटिव है, क्रिएटिव है, किस तरीके की टोन आ रही है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने धीरे धीरे अपनी जो बोलते हैं ना कि लिखने की शैली है उसको समझा कि मेरी किस तरीके की लिखने की शैली है, कैसी निकली, कोलैबोरेटिव आई है उसके अंदर, काफ़ी अच्छी है। क्योंकि ये बहुत ही रेयर स्किल बोली जाती है कि जो आज की जो कॉम्पिटिटिव डिमांड है, मतलब जो आपका आज जो एरा चल रहा है इसके अंदर कोलैबोरेट करके काम करते हुए आना बहुत ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है, अगर हम ये जान पाए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ कितनी है तो हम क्या जान पाएंगे, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी है। और बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या क्या आता है आपके, फ्लोरा यानी कि फ्लावर, और फौना यानी कि जानवर। क्रूड टर्म है, जानवर मैं बोल देता हूँ, एनिमल्स बोलना चाहिए वैसे मेरे को। और बताइए और क्या सिग्निफिकेंस है। एक तो हमने ये देख लिया कि क्या क्या पैरामीटर है कि बारिश होगी या नहीं होगी, इसके लिए एक पैरामीटर्स क्या किया, सेट किया गया। उसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि भाई अगर कहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कहीं पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 85 से ज़्यादा है, क्या इंसान वहाँ पे रह पाएंगे, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, जैसे ही वो इनहेल करेंगे हवा के अंदर मॉइस्चर इतना ज़्यादा होगा, लंग्स अंदर से जलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों जलना स्टार्ट हो जाएंगे, हमने ये देखा था कि ये है सॉलिड स्टेट यानी कि आइस, और ये है लिक्विड स्टेट। 70 केल्विन जो 70 केल्विन के आसपास क्या लगी है, ऊर्जा लगी है। लेकिन यहाँ से लेकर के वेपर तक जाने में 670 केल्विन से ज़्यादा ही एनर्जी लगती है। तो जब ये 670 केल्विन की एनर्जी आपके नेजल चेम्बर के थ्रू आपके लंग्स में जब एंटर करती है तो जो वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। और जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बताइए कितना डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर आपके चेस्ट के अंदर बढ़ता है। इसी की वजह से क्या होता है, हमारे को ब्रीदिंग में दिक्कत आती है। और जहाँ पे भी 85% से ज़्यादा की क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होती। यानी कि इसका सिग्निफिकेंस ये है, हमें ये पता करने में मदद करती है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कहाँ पे आपको दिखाई देगी। यानी कि यहाँ से हम ह्यूमन पॉपुलेशन का पता कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे मैंने क्या बताया, 85 तो हो गया मैक्सिमम, और अगर 20 से नीचे है, ठीक है, लेसर देन अगर 20 है, वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिटी तो होगी, ये क्या नाम है, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं मिलेगी वहाँ पे आपको। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक था वो हो चुका है कंप्लीट, और उसके बाद आज हम क्या करेंगे, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जितना अभी तक हमने पढ़ा है क्या करते हैं उसको रिवाइज करते हैं। देखिए हमने ह्यूमिडिटी से क्या किया था, डिस्कशन स्टार्ट किया था। ह्यूमिडिटी बेसिकली होती है मॉइस्चर, एक जो हवा होती है उसके अंदर कितनी नमी है। अब जो ये नमी है इसको हमने क्या किया, 3 चीजों के अंदर डिवाइड करके देखा कि क्या होती है। सबसे पहली होती है आपकी एक क्या नाम था, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, एकदम से एब्सोल्यूट आ रही थी, एब्सोल्यूट दूसरे नंबर पे है, क्योंकि पहले आपको जो कैपेसिटी है वो जाननी चाहिए। देखिए ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होती क्या है कि मैं एक जो हवा का पार्सल है वो कितना अपने अंदर मॉइस्चर को कैरी कर सकते हैं, ये हो गए कैपेसिटी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लेके चल रहे हैं। एब्सोल्यूट क्या है, कितना लेके चल रही है, एक्चुअली कितना है। इससे पहले जो देखा था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये था कि वो कितना लेके चल सकती है, और कितना लेके चल रही है ये एब्सोल्यूट है। रिलेटिव में क्या होता है, कितना लेके जा रही है और कितना लेके जा सकती है, इसके रेशो से हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव निकालते हैं, यानी कि भाई बंधु निकालते हैं। ये हमने फिर क्या किया, पूरे डिटेलिंग के ऊपर इसके ऊपर बात की। अब आगे देखिए, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अपने क्लाउड जो फॉर्मेशन है ना उसके लिए एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ये रिलेटिव यानी कि जो ह्यूमिडिटी ऊपर गई है क्या करेगी, ऊपर जाके
कंडेंसेशन होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया। कुछ बच्चे कह रहे सर गरबा नहीं करेगी, हाँ यानी मेरी बातें याद रख रहे हो आप। अच्छा, तो यहाँ पे जो भी ये हवा क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। हमने क्या देखा था, हवा अब जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी क्या होगी, कंडेंस होती जाएगी। क्या होगी, कंडेंस होगी। यानी कि यहाँ पे अब हम कौन सा सिनेरियो देख रहे हैं, कंडेंसेशन का सिनेरियो देखेंगे। अब या तो कंडेंसेशन होगी, अच्छा कंडेंसेशन के बाद क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होगी, लेकिन हर बार बारिश नहीं होती है, इसलिए हम शब्द लिखते हैं प्रेसिपिटेशन। क्योंकि ये 5 चीज़ों को, 5 से 6 चीज़ों को क्या करता है, अपने अंदर ही सम्मिलित कर लेता है। किस तरीके से, पहले आप यहाँ पे देखिए कंडेंसेशन में क्या होगा। सबसे पहली चीज़ क्या बनती हुई दिखाई देगी आपको, क्लाउड्स बनते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद और क्या आपको बनता हुआ दिखाई देगा, फॉग। बहुत बढ़िया, और बताइए, बिल्कुल सही जवाब, ड्यू। और बताइए, अरे इतनी जल्दी लिस्ट रुक गई, फ्रॉस्ट, पाला पड़ता है ना। और बताइए, डिपेंड करता है ये कहां पे आप देख रहे हैं। फिर आता है रिम। ये 5 चीजें हैं कंडेंसेशन के तौर पे आपको दिखाई देती हैं। अब बात आती है प्रेसिपिटेशन में क्या क्या चीजें कवर हो जाती हैं, बारिश, ऑब्वियस ही बात है। फिर उसके बाद बोलते हैं ना हल्की हुल्की जो बूंदाबांदी होती है उसको बोलते हैं ड्रिजल। क्योंकि देखिए बारिश के अंदर ही बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। ड्रिजल, इसके अंदर अगर आप पैरामीटर लेके चले 0.5 mm की, जो इसके अंदर एक वाटर ड्रॉपलेट होती है उसको बोलते हैं। इसके बाद होती है स्लीट। स्लीट के अंदर क्या होता है, ये फ्रीजिंग रेन होती है। स्लीट होती है आपकी फ्रीजिंग रेन। फिर उसके बाद आपको कैसी रेन दिखाई देखने को मिलेगी, ये होती है हेल। यानी कि ओले जब पड़ते हैं ना उसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर रेन भी आपको दिखना, यानी कि पानी भी होगा और प्लस में इसमें आपको आइस भी दिखाई देगी। तो इस तरीके की जब बारिश होती है इसको क्या बोलते हैं, हेल। और इसमें ये जो आइस है कैसी होगी, हार्ड होगी। और जब पहाड़ों के ऊपर बर्फ गिरती है वो होती है सॉफ्ट होती है। उसके बाद यानी कि पहाड़ों पे क्या गिर रही है, बर्फ, उसको क्या बोलते हैं, स्नो। और ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको मदद करेगा। कभी अगर दिमाग में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आए कि ड्रिजल कब होती है, उसके लिए मैंने यहाँ पे साइज़ भी आपको बता दिया। 0.5 mm की क्या होती है, एक वाटर ड्रॉपलेट उसके साइज़ की होती है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब कई बार क्या होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं वो किसके साथ मिल जाते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलके क्या बनाते हैं, O3 बनाते हैं। ये कंडीशंस भी उसके अंदर क्या करती हैं, मदद करती हैं। ठीक है, ध्यान आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर जल्दी से आप ये ड्रॉ कर लीजिए। मैं इतने जो इसके साइड वाला जो पोर्शन है इसको इरेज करके यहाँ पे अपने आगे का जो काम है क्लाउड की फॉर्मेशन की उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सर फिर दोबारा चर्चा, अरे नहीं, डिटेल में स्टडी करते हैं क्योंकि यहाँ पे अब 2 थ्योरीज हैं वो हम पढ़ेंगे। और बिल्कुल सही, हम ट्रैक पे चल रहे हैं। हमने स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी को एज ए रखा था अल्टरनेटिव के तौर पे। आधा घंटा बचा अपने पास और आधे घंटे में एकदम मस्त हम क्लाउड वाला जो पोर्शन है कंप्लीट कर लेंगे। दोबारा से बता देता हूँ, क्लाउड के जो टाइप्स हैं वो किस में आते हैं, आपके जीएस के अंदर आते हैं। वो आता है आपका जीएस का पार्ट। और फिर इसके बाद जो है थ्योरीज वो अभी हम करने वाले हैं। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्लाउड होते क्या हैं। क्लाउड बेसिकली जो आपको विजिबल वाटर ड्रॉपलेट जो आपको विजिबल होती है, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट होती है, वो आपस में जब आके क्या करते हैं, एग्रेडेशन। एग्रेडेशन का मतलब होता है आपस में आके जुड़ रही हैं और फिर वो क्या करते हैं, आइस पार्टिकल के फॉर्म में बनती हैं। यानी कि सिंपल सा अगर आप देखेंगे, ये एयर है, इस एयर के अंदर क्या है, एक मॉइस्चर है, तो ये आपस में क्या हो रही है, आपस में एग्रेड हो रही है। ठीक है, एग्रेडेशन हो रहा है इनके अंदर। एग्रेडेशन होने के बाद ये क्या होती हैं, आइस के पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और ये हवा में क्या होती हैं, सस्पेंड होती हैं। आइस के पार्टिकल में क्या होती है, ये आपको सस्पेंड होती हुई दिखाई देती हैं। मतलब आप दिखाई तो नहीं देंगे, जनरली ये ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है। और
एक टाइम ऐसा आता है कि इनके जो बोलते हैं ना कि ऊपर हवा में होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब जो नीचे से हवा आ रही है वो इनको और ज़्यादा क्या नहीं कर सकती, हवा में होल्ड नहीं कर सकती, फिर यहाँ से फिर क्या होगी, बारिश स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्रिचफील्ड के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। कहाँ तक? और ठीक है, ये आपकी सस्पेंडेड लिखा है मैंने, सस्पेंडेड इन एयर अबव जर्नल ग्राउंड लेवल। ठीक है, और ये किससे पॉसिबल हुआ? ये लिफ्ट हुई है, लिफ्टेड बाय एयर, लिफ्टेड बाय एयर। अब जब ये ऊपर लिफ्ट की गई है एयर के द्वारा और यहाँ पे क्या बन चुके हैं, आइस क्रिस्टल बन चुके हैं। अब ये आइस क्रिस्टल क्या होंगे यहाँ पे, सब्लिमेशन। सबसे पहले क्या होगा, इनका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने के बाद क्या होता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पता है ना आपको, सॉलिड से मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, या इसका रिवर्स होता है, फाइंड आउट करके बताइएगा आप मेरे को। ठीक है, हर बार आपको भी थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़े, इसलिए मैं आपको थोड़े से इस तरीके से क्लू देता हूँ ताकि आपका भी माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि ये सही है ये सही है। उसके लिए आपको क्लैरिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही रिसर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। जो यहाँ पे हम थ्योरी देख रहे हैं, थ्योरी के अंदर आपकी दो बेसिक थ्योरी हैं जिसके अंदर हम देखते हैं, एक है आइस क्रिस्टल थ्योरी, सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आइस क्रिस्टल थ्योरी। और ये किसके द्वारा दी गई है, बर्गोन के द्वारा दी गई है। इसी को ही जो यही जो थ्योरी है इसको क्या बोला जाता है, बर्गोन थ्योरी, बर्गन प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। इसके बाद है आपका कोलिजन कोलेशन थ्योरी। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, टकराने के बाद वो टूटे नहीं, अपने आप में जुड़ते गए, कोलिजन कोलेशन थ्योरी। अब ये दोनों थ्योरी आई क्यों, अगर एक थ्योरी ऑलरेडी आ चुकी थी, दूसरी की रिक्वायरमेंट क्या थी, इसको एक्सेप्ट क्यों किया गया था, ये अब हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी थ्योरी है वो आती है बर्गन थ्योरी। उससे पहले ना आप ये समझिए, ये जो थ्योरी है ये स्टडी कहाँ हुई है, ये स्टडी ऐसे एरिया के अंदर हुई है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। कौन से एरिया में हुई है, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। अब मुझे आप बताइए कौन से लैटिट्यूड हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। बिल्कुल सही जवाब, जो बर्गन है ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो स्टडी की थी वो नॉर्वे के एरिया के अंदर ही स्टडी की थी। इन्होंने क्या बोला सबसे पहले इनकी अजम्पशन है वो थोड़ा सा देखिएगा। अजम्पशन से पहले कुछ बता दूं इनके बारे में, यही तो है जो मैंने अभी बताया है। ये एमिनेंट मीटेरोलॉजिस्ट हैं नॉर्वे के, राइट। इनका जो पूरा नाम है टॉर बर्गोन है, ठीक है। और जो इन्होंने एक पूरा प्रोसेस बताया था कि भाई इस तरीके से बादल बनेंगे, उसको बर्गन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। चाहे तो आप अभी इसको क्या कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स के अंदर अपने बुक के अंदर लिख लीजिए। यहां तक हो गया। अब इसके बाद ना आपको ये देखना है कि इन्होंने अजम्पशंस क्या ली हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे बड़ी अजम्पशंस ये है इनकी कि जो पानी है ना 0 डिग्री के ऊपर वाटर में है, ठीक है, यानी कि लिक्विड स्टेट में है, पानी जमा नहीं है। और एक और इन्होंने क्या बोला, एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने ये बोला कि भाई एटमॉस्फेयर के अंदर -45 डिग्री के ऊपर, कितने पे, -45 डिग्री के ऊपर पानी लिक्विड स्टेट में होता है। क्या होता है, पानी लिक्विड स्टेट में होता है। ये इनकी सबसे पहली क्या थी, अजम्पशंस थी। और जब ये पानी इस स्टेट पे लिक्विड है, इसको क्या बोलते हैं, सुपर कूल वाटर, सुपर कूल वाटर बोला गया इनके द्वारा। सबसे पहली अजम्पशन समझ में आई। ओके। इसके बाद इनकी दूसरी अजम्पशन क्या है, सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया कि -45 के ऊपर क्या है, जो पानी है लिक्विड है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो पानी है टेंड टू फ्रीज, यानी कि ये जमेगा, ये जमेगा, ये क्या है, टेंड टू फ्रीज, अगर इसको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। तो अब आप पूछेंगे सर ऊपर डिस्टर्ब करने कौन जाएगा 2-3 किलोमीटर की हाइट पे। अरे जब एरोप्लेन जाते हैं, एरोप्लेन जब जाते हैं क्या करते हैं, पूरे बादल को डिस्टर्ब करते हुए जाते हैं।
यही इनकी थ्योरी है सिंपल सी। यहाँ पे और ज़्यादा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, सिंपल सी मैं क्या करूँगा, एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये कहना क्या चाह रहे थे इन्होंने, ये बोला कि जो पानी है ऊपर क्या है, सुपर कूल्ड है, राइट। एक बार मैं बना लेता हूँ। पहली एजम्पशन पानी एकदम लिक्विड स्टेट में। दूसरी एजम्पशन अगर किसी ने इसको डिस्टर्ब किया बेचारा मुंह फुला लेगा, यानी कि आइस के अंदर बन जाएगा। ये लेयर है सुपर कूल। यहां पे जाके किसी ने इसको डिस्टर्ब कर दिया, आता माजी सटक ली, इसकी दिमाग की बत्ती हिल गई। तो अब क्या होगा, जो ये ऊपर ये लिक्विड था ना, ये लिक्विड फॉर्म में क्या है, पानी है, अब ये आइस क्रिस्टल में बदल गया है। किस में हो गया, ये पानी अब जम चुका है। जैसे ही जमेगा इसका वजन बढ़ेगा, क्या होगा, इसका वजन बढ़ेगा, ये नीचे की तरफ क्या करेगा, फॉल करना स्टार्ट करेगा। नीचे की तरफ क्या होगा, ये फॉल करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही नीचे की तरफ फॉल करेगा इसका साइज बड़ा होता जाएगा। क्या होगा, इसका साइज बड़ा होता जाएगा, राइट। क्योंकि जो आसपास जो और मॉइस्चर थी ये अपने साथ क्या कर रहा है, कैरी करके चल रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई इसका जो साइज है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि एटमॉस्फेयर इसको क्या नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता। तो एट द लास्ट क्या होगा, ये नीचे आपको आइस की फॉर्म में आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, फ्रिक्शन लगता है हवा में, तो ये जो आइस है किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो अब आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती हुई दिखाई देगी। ये उनकी सिंपल सी क्या थी, थ्योरी थी। अगर यही अगर आप किताब में देखें 4 पन्नों में दी हुई है, ठीक है। क्रस्ट जो बोलते हैं ना, क्रक्स यही है उनकी थ्योरी का। सिंपल सा ये कहना है उनका कि भाई जो आपके जो अपर हाइट है, यहाँ पे पानी है सुपर कूल्ड स्टेट में। जैसे ही यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस होती है, चाहे वो कोई पंछी उड़ता हुआ जाएगा, पंछी से वैसे इतनी डिस्टर्बेंस होती नहीं है। यहाँ पे एरोप्लेन का वो क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से जब एरोप्लेन उड़ती हुई जाएगी तो क्या करेगी, यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, और ये जो वाटर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। होने के बाद इसका जो वजन है बढ़ जाएगा, नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। अब ये जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने साथ क्या करेगा, एक लेयर बनाता जाएगा पानी की। लेकिन ये इतनी भी क्या नहीं होगी, हार्ड नहीं होगी, यानी कि ओले नहीं बन रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, मैं ओले बनने के प्रोसेस नहीं बता रहा, क्योंकि ओले कैसे बनते हैं, ये पानी की बूंद नीचे आई, एकदम से यहाँ से हवा आई, इसने फिर दोबारा इस पानी को बूंद ऊपर कर दिया। अब ये क्या हो रही है, यहाँ से ठंडी हवा नीचे धकेल रही है, गर्म हवा ऊपर भेज रही है। तो ये जो पानी की बूंद है इस तरीके से बड़ी बड़ी होती जा रही है। यहाँ पे ऐसा क्या है, प्रोसेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी पानी ऊपर था, वो नीचे आ रहा है और क्या होता जा रहा है, जमता जा रहा है। लेकिन एक लिमिट में आने के बाद जो पानी है वो क्या हो जाता है, जो आइस है वो किस में, पानी में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि वाटर में। और ये फिर बारिश के तौर पे नीचे आपको होते हुए दिखाई दे रही है। यही बर्गन थ्योरी है। इस थ्योरी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे आपको जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि यहाँ पे भाई बिना कोई न्यूक्लियाई के, राइट, यहाँ पे बिना कोई न्यूक्लियाई के फ्रीजिंग कैसे हुई, ये बर्गन आंसर नहीं कर पाए। यानी यहाँ पे क्या बोला कि पानी लिक्विड में है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन विदाउट न्यूक्लियाई पानी जमा किसके ऊपर, ये तो बताइए, पानी जमा किस पे, नहीं बता पाए। और दूसरी बात, जो इन्होंने बोला कि पानी ऊपर सुपर कूल स्टेज में होता है, ये जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं वहां पे ये पॉसिबल है ही नहीं। ट्रॉपिकल एरिया में ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि पानी इस -45 डिग्री पे आपको क्या मिले, लिक्विड स्टेट में मिले, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कभी भी इस लेवल पे पहुँचता नहीं और बारिश तब भी होती है, राइट। तो ये क्या थे इनके मोस्ट क्या नाम है, नेगेटिव पॉइंट थे, जो ये क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अब मुझे बताइए, जहाँ पे किसी थ्योरी के अंदर कोई पॉइंट बच जाता है जो एक्सप्लेन नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या आती है, अगली थ्योरी आती है। क्या आती है, अगली थ्योरी आती है। तो अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो कौन सी है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं
आपको एक पूरा एक स्नैपशॉट दूँ ना इस थ्योरी का, बर्गन प्रोसेस क्या है, वो आप क्या कीजिए, एक डायग्राम बना लीजिए। अगली थ्योरी तो हम बाद में करेंगे। अगर यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें, बर्गन प्रोसेस इस बात को समझाने में क्या हुआ, सेटिस्फैक्टरली आंसर कर पाया कि जो प्रेसिपिटेशन होती है, जो कोल्ड क्लाइमेट एरिया है उसके अंदर प्रेसिपिटेशन होती कैसे है, ग्राउंड सरफेस पे एकदम लो हाइट पे आइस क्रिस्टल कैसे आते हैं, ठीक है, अपर हाइट पे किस तरीके से आइस क्रिस्टल बनते हैं। इन सारे प्रोसेस को ये थ्योरी क्या कर पाई थी, एक्सप्लेन कर पाई थी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस थ्योरी का ये जो मैंने क्या बनाया, एक डायग्राम यहाँ पे आपको बना के शो किया ना, इसको एक टेक्निकल डायग्राम बना के देते हैं आपको, और जो आप एग्जाम में भी बना पाएंगे। देखिए, जितना आसान लगता है ना कि भाई बारिश हो गई, पानी आ गया धरती पे, और इससे फिर हमारी वेजिटेशन मतलब जो फसलें हैं वो अच्छी हो गई, इतना आसान नहीं होता है। यानी कि नेचर ने हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट बनाया है कि हमें क्या बोलते हैं, इसको समझने में हमारे पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा एक प्रोसेस देख रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बर्गन प्रोसेस। अब ये बर्गन प्रोसेस बोलता है क्या है, सबसे पहले ये बर्गन प्रोसेस बोलता है कि भाई क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। तो चलिए बना देते हैं क्लाउड्स, ये बन गए हैं क्लाउड्स। अब जो ये क्लाउड्स हैं, तीन चीज़ें आपको बनाते हुए दिखाई देंगे। कौन सी तीन चीज़ें, देख लीजिए अब आप यहाँ पे। बादल बना दिए, उसके बाद सेवरल आइस ड्रॉपलेट्स आपको बनाते हुए दिखाई देंगे। डन। इसके बाद ये क्या होंगे, कोलाइड। ये क्या हो रहे हैं, कोलाइड विद स्मॉलर ड्रॉप्स। ऑब्वियस ही बात है, अगर ये कोलाइड हो रहे हैं स्मॉलर ड्रॉप के साथ तो क्या होगा, इनका साइज बड़ा होता जाएगा। साइज बड़ा होगा तो क्या हो जाएगी, ये मोर अनस्टेबल ड्रॉप हो जाएगी, मोर अनस्टेबल ड्रॉप। अब ये अनस्टेबल हो चुकी है, तो बताइए ये अनस्टेबल कंडीशन ही क्या लीड करती है, या तो बारिश या फिर स्नो, डिपेंड करता है कहाँ पे है। हाइट ज़्यादा है स्नो, ग्राउंड है तो यानी कि बारिश होती हुई दिखाई देगी। ये जगह है, ये किस चीज़ के लिए है, सबसे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल क्या है, ड्रॉप्स हैं, लार्ज अनस्टेबल ड्रॉप्स। ये जो हमने पूरा बनाया है, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे नीचे, इसको बोलते हैं फिगर। ये कौन सी है, बर्गन प्रोसेस। जो बर्गन प्रोसेस है उसका डायग्राम मैं आपको ये बना के दे रहा हूँ, इसको जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अभी फिर हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो थ्योरी है क्लाउड फॉर्मेशन की, हमें वो कंप्लीट करना है। हमारे पास मात्र 17 मिनट बचे हैं। ये अगला जो पॉइंट है वो है कोलिजन कोलेशन थ्योरी है। इसके अंदर जो यहाँ पे आउटकम आए थे, यानी कि कुछ जो चीज़ें बच गई थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी आई, ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया आपने। इसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें, जो कोलिजन कोलेशन थ्योरी है यानी कि सीसीटी है, अब मैं पूरे यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं। जो सीसीटी थ्योरी है ये आई एग्जिस्टेंस में इसलिए थी कि ताकि जो शॉर्ट कमिंग है किसकी, बर्गन थ्योरी की, बीटी के जो शॉर्ट कम्स है उनको क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए। और ये दी किसके द्वारा गई थी, ये थ्योरी दी गई थी बोवेन के थ्रू। और देखिए बोवेन कहाँ स्टडी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहे हैं, और ये कहाँ पे स्टडी हो रही है, नॉर्वे के अंदर। यानी कि दोनों का जो बोलते हैं ना कि एनवायरनमेंट वे डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है।
क्योंकि यहाँ पे जो बारिश होती है क्यूमुलो निम्बस के थ्रू होती है, और वहाँ पे निम्बस स्ट्रेटस जो बादल है उनसे बारिश होती है। ये जो बादल आपको दिख रहा है निम्बो स्ट्रेटस है, क्यूमुलो निम्बस कुछ इस तरीके का होता है बादल, ये एक बड़ा सा एक बादल होता है, ये ये क्यूमुलो निम्बस होता है, और ये आपका निम्बो स्ट्रेटस है। तो ये इस तरीके का बादल बना कैसे? ये तभी बन सकता है अगर जो यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। यहाँ पे इतना इवेपोरेशन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बताइए ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की अभी हमने करा है, उसके क्या रिलेशन है? रिलेशन हमने यही देखा है ना कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि हम चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ पाएँ। ये जो लास्ट यहाँ पे जो क्लाउड है ये बना कैसे, उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्टेजेस है वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखना होगा कि जो यहाँ पे ड्रिजल हो रही है, ठीक है, ड्रिजल बेसिकली हमेशा आपको देखने को मिलेगी अगर जो क्लाउड है वो 2400 मीटर की हाइट के नीचे है, ठीक है। अगर उसके ऊपर होती है तो जो बारिश है, अच्छा एक ऐसी भी बारिश होती है जो कभी धरती पे पहुंच भी नहीं पाती है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो एक जो स्टेज है ना बारिश का वो किस तरीके से फॉलो होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ए, बी और सी में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये हम बना रहे हैं स्टेज ऑफ रेन। अब इसके अंदर जैसे जैसे हम उस तरफ मूव करेंगे ना तो बारिश आपको दिखाई देगी, और साथ के साथ आपको जो कोलेशन थ्योरी है वो भी आपको मैं समझाते हुए चलता हूँ। ये उसी का ही पार्ट है, कोलेशन थ्योरी है, ये उसी का ही पार्ट है, टेंशन मत लो। ये क्या है, कुछ एरोसोल हैं, ये कुछ एरोसोल है। अब इन एरोसोल्स के ऊपर क्या होगी, पानी की ड्रॉपलेट्स अभी से इस पर कंडेंस नहीं हुई है, आके इसकी तरफ इकट्ठा हो रही है अभी से बस, ठीक है। इसलिए मैंने डॉटेड डॉटेड ये किया है, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, एक मिनट रुकिए, अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी प्रोसेस, यानी कि ये ऊपर जाती जा रही है हवा, इसके पास क्या आ रहा है, बैकअप आता जा रहा है, तब ये क्या होंगे, आपस में कोलिजन होगा इनका। कोलिजन का मतलब जो अब ये दूर दूर थे ये आपस में, अब ये क्या होंगे, ये आपस में आके जुड़ेंगे ये, ठीक है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसी को बोलते हैं कोलेशन, यानी कि आके क्या हो रहा है, टकरा रहे हैं और ये जुड़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलेशन हो रहा है। कोलेशन मतलब जुड़ना। तो अब बताइए यहाँ पे अगर कोलेशन हो गया है तो इसके बाद क्या होगा, पूरे बड़े क्लाउड आपको बनते हुए दिखाई देंगे और जो कि क्या करेंगे, बारिश। ये मैंने निम्बो स्ट्रेटस टाइप के क्लाउड बना दी, यानी कि एक शीट बना दी है। क्या होती हुई दिखाई दे रही है आपको, बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पे क्या हो चुका है, क्लाउड बन चुके हैं और रेनफॉल होती हुई आपको दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे देखें, ये पूरा कोलिशन मॉडल है और फिगर के नीचे आप लिख सकते हैं स्टेज ऑफ रेनफॉल कोलिशन मॉडल। ठीक है, बना लीजिए। सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सी क्या है, थ्योरी है, इसलिए मैंने थ्योरी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, सीधा डायग्राम के थ्रू आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे इतना तो हमने कर लिया, बारिश भी देख ले कितने टाइप की होती है, ठीक है, वो भी देखते हैं, लेकिन पहले कुछ इसकी खामियां हैं वो देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या
कि यहाँ पे कोलिजन कोलेशन थ्योरी क्या कर पाई, समझा पाए कि किस तरीके से क्या बनते हैं। लेकिन ये क्या समझाने में फेल हो गई, ये समझाने में फेल हो गई कई बार ह्यूमिडिटी और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हुए भी प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, नहीं समझा पाए। ठीक है, और कई बार ये हुआ है, अभी जैसे रिसेंट की थ्योरी में ये बोला गया है कि ये जो पूरा जो प्रोसेस बताया ये फॉलो हुआ ही नहीं, बादल बने ही नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये थ्योरी है ये कहीं ना कहीं क्या हो रही है, लैक कर रही है। तो अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन देख लेते हैं। 10 मिनट हमारे पास, बड़े आराम से हम ये प्रेसिपिटेशन वाला कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी आज, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। दोबारा से बता देता हूँ ये थ्योरी बेसिकली क्या थी। इनकी थ्योरी में सबसे पहले था हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, उसके बाद क्या था, यहाँ से जो नीचे आने वाली जो हवा है उसके साथ क्या है, मॉइस्चर। अब जो हवा के पास जो मॉइस्चर है ये कहाँ पे जाके जुड़ रही है, ये ऊपर जाके जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई उसके ऊपर क्या हो रही है, पहले तो इकट्ठी हो रही है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रही है, ये आपस में कोलाइड करके इकट्ठी कोलेशन कर रही है, एंड लास्ट में क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है और बारिश होती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये तो थ्योरी। लेकिन अभी रिसेंट जो स्टडी है वो ये पाया गया कि भाई ऊपर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है, ह्यूमिडिटी भी है, बादल नहीं बने। क्यों नहीं बने ये देखेंगे अब आगे, क्यों नहीं बने। उससे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है। 3 तरीके की प्रेसिपिटेशन होती है। एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्या होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। एक होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल और एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। फटाक देसी देख लेते हैं ये क्या होती हैं। इसमें डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया जाएगा कि क्या होती है ये। सबसे पहले होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। बार बार अब मैं रेनफॉल नहीं लिखूंगा। ओरोग्राफी, ओरोग्राफी मतलब पहाड़ की वजह से, ओरोग्राफी रेनफॉल। और उसके बाद आती है आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल किस तरीके से आपको होती हुई दिखाई देगी। यहां पे सिंपल सा इस धर में बना रहा हूं और इसके नीचे फिर मैं ओरोग्राफी बना दूंगा, साइक्लोनिक का उधर हो जाएगा। एक ही पेज के ऊपर यानी एक ही बोर्ड के ऊपर आपको तीनों दिखाई देंगे। ये हम क्या लेके चल रहे हैं, ग्राउंड लेके चल रहे हैं। अब इस ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। यहाँ पे चलिए हमने कर दिया, लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। अब ये लो प्रेशर क्रिएट क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे है गर्मी है। क्या है, गर्मी है। तो जो भी मैं ब्लैक कलर से इस तरीके से एरो बना रहा हूं ना, ये जो हवा है क्या हो रही है, अपवर्ड मूव हो रही है। सराउंडिंग से आते हुए ये क्या हो रही है, अपवर्ड मूव हो रही है। तो ये कैसी हो गई हवा, गर्म हवा हो गई। लेकिन जब ये ऊपर जाती है, जब ये ऊपर जाती है तो किस तरीके की हवा हो जाती है, ये ठंडी हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होगी, हवा नीचे आएगी। हवा क्या कर रही है, ऊपर जाते ही ठंडी हो रही है और नीचे आते ही क्या हो रही है, मतलब गर्म होने के बाद ये ऐसे क्या होगी, इसकी ब्रांचेस अलग हो जाते हैं। मैंने बताया था कि एक लिमिट के बाद हवा और ऊपर तक नहीं जा सकती। तो ये क्या हो रही है, इस तरीके का आपको एक बादल बनता हुआ दिखाई देता है। ये क्या बन गया, एक पूरा बादल बन गया है और ग्राउंड से ये ऊपर है। हालांकि लो प्रेशर अभी थोड़ा सा आगे सरक जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर है और ये गर्म हवा है। तो लिख दीजिए वार्म एयर। राइट, जो अब ये ठंडी हवा बाहर आ रही है इसको क्या बोल रहे हैं, स्क्वेल्स। यू नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा ही आप उस तरफ लिख लीजिएगा। ये है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। गर्म हवा क्या हो रही है, ऊपर राइज कर रही है। ऊपर जाने के बाद इसके पास क्या है, जो मॉइस्चर वो ऊपर जाके हो जाएगी इकट्ठी और ये क्लाउड की फॉर्मेशन ले लेगी। ऊपर जाने के बाद हवा क्या हो जाएगी, ठंडी। ठंडी होने के बाद ये दोबारा से इस तरीके से एक पूरा सर्कल फॉलो करते हुए दिखाई देगी। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बारिश भी करवा ही देते हैं। ये बारिश हो गई और ये जो फिगर है ये हो गई आपके कन्वेक्शनल रेनफॉल का। CR लिख दिया मैंने और ये इस तरीके से आपके बादल बनते हुए दिखाई देंगे। राइट,
ये हो गए कन्वेक्शनल रेनफॉल। मात्र हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। इस 5 मिनट के टाइम पीरियड में हम क्या करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, स्क्रीन में कुछ गड़बड़ हो गई है, हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी हो गया, डन। अब आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जो आपकी यहाँ पे हमने क्या देखी है, रेनफॉल देखी है ना, ये चेंज होती जा रही है। ऐसी कन्वेक्शनल रेनफॉल, 1 मिनट रुक जाइए, ये खुल गया है। जो सिटीज़ हैं उनके अंदर भी आपको दिखाई देगी किस तरीके से ये शहर है, ये बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बिल्डिंग है हमारी खूबसूरत सी, बढ़िया सी। अब होगा क्या, यहाँ पे ना जो टेम्परेचर होता है सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, सराउंडिंग से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से जो गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होती है। अब जब ये हवा ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होती है, नीचे जितना भी पॉल्यूशन होता है वो इस तरीके से एक डोम शेप में आपको दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पे अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल सही जवाब दिया, स्मॉग दिखाई दे रहा है। ये बादल नहीं होते हैं, ये स्मॉग होते हैं, क्योंकि ये जो पूरा एनवायरनमेंट है कतई गर्म हो चुका है और ये ऊपर जाके क्या बना रहा है, स्मॉग बना रहा है। ये इंसानों की वजह से होती है ये, ठीक है। कॉन्क्रीटाइजेशन हो चुका है ना, कंक्रीट के कितने बड़े बड़े जंगल बना दिए गए हैं, ये उसकी वजह से। ये चाहे तो आप एक डायग्राम बना सकते हैं। जो हेज़ है और स्मोक है वो सिटीज़ के साथ रिलेटेड होता है। उसके बाद आती है ओरोग्राफी रेनफॉल। ओरोग्राफी रेनफॉल बिल्कुल सिंपल सी है, ये है पहाड़ और यहाँ से क्या है, हवा आ रही है। अब ये पहाड़ क्या कर रही है, इस हवा के रास्ते को रोक रही है, ठीक है। हवा क्या करेगी, इस तरफ से ऐसे मूव होती जाएगी। अब जहाँ से ये ऐसे टकराना स्टार्ट करेगी, हवा टेंड टू राइज अपवर्ड होगी। इससे क्या होगी, टकरा के हवा ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाने की वजह से जो पहले हवा गर्म थी वो क्या होती जा रही है, ठंडी होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या करेगी, ये इस तरीके से क्लाउड बनाएगी और इधर क्या कर देगी, रेनफॉल कर देगी। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, यानी कि कहाँ से जो हवा है टकरा रही है, ये पहाड़ का विंडवर्ड साइड है और ये है लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड में क्या होगा, यहाँ पे जब हवा आती है क्या है, ठंडी है, तो हमें पता है जैसे जैसे हवा नीचे आती है तो वो कैसी होती जाएगी, गर्म होती जाएगी। और पहाड़ का ये जो हिस्सा होता है कैसा होता है, ड्राई डेजर्टिक एरिया आपको दिखाई देगा। सिंपल सा है ओरोग्राफी रेनफॉल। दोबारा से बताता हूँ, यहाँ से जो हवा है क्या हो रही है, कंसिस्टेंट फ्लो कर रही है ये जो माउंटेन है इसकी तरफ। अब ये माउंटेन इतना बड़ा है, इसने फोर्स किया है किसको, हवा को ऊपर की तरफ जाने के लिए। अब हवा जैसे जैसे ऊपर जा रही है, नीचे तो क्या है, हवा गर्म है, लेकिन ऊपर जाते जाते क्या हो रही है, वो ठंडी हो रही है। अब वो और ज़्यादा अपने साथ मॉइस्चर कैरी नहीं कर सकती, तो इस जगह पे क्या बनेंगे, क्लाउड, और यहाँ पे होती जा रही है बारिश। बारिश करने के बाद ये हवा क्या हो चुकी है, हल्की हो चुकी है। हल्की होने के बाद हवा आएगी, ये ठंडी है अभी फिलहाल ऊपर। यहाँ पे मैंने लाल कलर लिया है वैसे दिखाने के लिए, लेकिन हवा इस एरिया तक होती है ठंडी। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा तो हमने क्या देखा है, यहाँ पे लैप्स रेट होता है। अगर ये ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव लैप्स रेट होता है, नीचे आएगी तो उसको बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। यहाँ पे ऑन एन एवरेज हम ये लेके चलते हैं 0.5 डिग्री सेल्सियस। अगर ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो कम होगी। तो यानी हवा जैसे जैसे नीचे आएगी, ग्राउंड तक पहुँचेगी, वो हवा गर्म आपको मिला यहाँ पे दिखाई देगी। आपको समझ में आ गया किस तरीके से। और हाँ, एक और चीज़ ये नोट कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ टाइम ये आपको तभी देखने को मिलता है जब यहाँ पे क्या होती है, या तो ओशन होता है। माउंट एवरेस्ट के केस में आपको दिखाई दे, ये तब देखने को मिलता है जब मॉनसून आता है, राइट। उसके बाद जो साइक्लोनिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, अभी क्या थोड़ा सा हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो ये हम क्या करेंगे, जब हम फ्रंट्स पढ़ेंगे और जो साइक्लोन पढ़ेंगे ना, उस वक्त इसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो आज देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो हमने चीज़ें क्या की थी, डिसाइड की थी, हमने कवर कर लिया है। तो जो स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का जो टॉपिक है वो करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, ये जो कमेंट थ्रेड है आपका ही और हमारा है, यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपकी समस्या है, कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपकी सहायता करने में बड़ा आनंद आता है। और 5:29 हो चुके हैं, लेक्चर को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।